एक टॉपिक यहाँ पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न था, तो सोचा कि थोड़ा सा एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसकी मैं एक समरी आपको देता हूँ। जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, कि अगर सर्किट जो है, जैसे सर्किट का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कोई एक परिपथ हम बनाते हैं, ठीक है, और जैसे ये कोई परिपथ है, इसको हमने एक एसी सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एसी सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ करंट फ्लो कर रही है कुछ, ठीक है। तो हमने देखा कि एक बार हमने सर्किट को प्योरली रेजिस्टेंस माना, ठीक है, एक बार हमने प्योरली इंडक्टर माना, एक बार हमने प्योरली कैपेसिटर माना। अलग अलग तीन कंडीशन। एक केस में हमने ये माना कि ये एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है भी, ठीक है, रेजिस्टेंस ये है भी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर हमने माना कि ये रेजिस्टेंस नहीं, एक बार हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इंडक्टर लेते हैं, ठीक है, इंडक्टर लेते हैं। इंडक्टर को हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, एल। और एक बार हमने माना कि यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है, एक बार यहाँ पे माना क्या है, ये कैपेसिटर सी है। तीन केस बना, ठीक है। अब ये दो केस है कॉम्बिनेशन की। एक बार जिसको हमने आर माना, एल माना, सी माना, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगा, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं, करंट क्या होगी, ठीक है, वोल्टेज का मान क्या होगा, फेजर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा। हमने तीनों के लिए अलग अलग इसको पढ़ा है, समझा है, ठीक है, तीनों चीज़ों को। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे आर एल का, आर सी का, तो इस केस में करंट क्या होगी, कितना लीड होगा, कितना लैग होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, ठीक है, धारा किस प्रकार से लैग या लीक करेगी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। यहाँ पे जस्ट ब्रीफिंग करते हैं इस चीज़ को हम लोग, कि अगर हमारे पास, एक एक करके चलते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ प्रतिरोध है, पहला केस आर, ठीक है, तो उस केस में सर्किट का इम्पीडेंस ही क्या है, रेजिस्टेंस ही क्या है, इम्पीडेंस है, क्योंकि सर्किट में सिर्फ क्या है, आर है, और आर ही क्या होगा हमारा, जेड होगा, ठीक है। और मैंने वहाँ पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट के बीच सेम लाइन पे होते हैं, करंट भी इधर है, वोल्टेज भी इधर है, दोनों के बीच कोण कितना होता है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री। तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर क्या हुआ, 1 हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर था, केवल एल लगा हुआ था, ठीक है, सिर्फ एल लगा हुआ था। तो हमारा इम्पीडेंस क्या हो जाता था, जेड, जे बराबर जेड इक्वल टू, मैंने बताया हुआ है, ओमेगा एल। इसको क्या बोलते थे, एक्स एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इम्पीडेंस हो जाता था। चूंकि 90 डिग्री है, तो करंट और वोल्टेज के बीच का हमारा फेज 90 डिग्री था। तो अगर ये वोल्टेज है, तो ये करंट होगा, 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो करंट वोल्टेज से लैग कर रही है, ठीक है, लैग मतलब पश्चगामी है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो 90 डिग्री से लैग कर रही है, ये पॉइंट यहाँ लिखा है। और पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, कॉस फाई, तो यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा पावर फैक्टर के लिए। और आपको पता है कॉस 90 का मान होता है 0। तो देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि हमारा पावर फैक्टर होता है 0, ठीक है। अब सर्किट में सिर्फ अगर कैपेसिटर लगा हुआ है सी, तो आपको पता है कि एक्स सी इक्वल टू होता है जेड, और ये होता है 1/ओमेगा सी,
ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जो फेजर बनता था वो वोल्टेज होता था, ये करंट होता था, बीच का कोण होता था 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, आगे की तरफ है ना, तो इसको बोलते थे अग्रगामी या लीडिंग नेचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान क्या होगा 0। तो यहाँ भी पावर फैक्टर कितना है 0। आप देख सकते हो कि संधारित्र के केस में भी पावर फैक्टर का मान 0 है। ठीक है, चलो अगर अब कॉम्बिनेशन चलते, अगर सर्किट में कॉम्बिनेशन है आर का और एल का, दैट इज आर एल सर्किट। ठीक है, तो मैंने बताया था जब सर्किट हो जाएगा तो ये तो आर ही रहेगा, बट इसका जो रिएक्टेंस हो जाएगा वो एक्सएल हो जाएगा। तो जेड का मान क्या हो जाता था √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। रट लो, याद कर लो, हमने बताया हुआ है जब इसको इंडिविजुअल करके पढ़े थे। ठीक है, यहाँ जस्ट उसकी ब्रीफिंग कर रहे हैं। और इसको फिर हम लिखते थे, एक लाइन और लिख सकते थे, Z = √R² प्लस और एक्सएल का मान ω/L²। ठीक है, तो ये हो जाता था, है ना। ठीक है, एक चीज़, अब यहाँ पे जो कर्व बनता था, ये हमारा फेजर बनता था, वो कुछ इस प्रकार से था कि ये वोल्टेज है और ये करंट है। दैट मीन्स ये एंगल है फाई। अब फाई का मान क्या है 0 से लेके 90 के बीच है। क्यों, मैक्सिमम 90 हो सकता था बट 90 तो है नहीं, तो 0 से लेके 90 के बीच होगा। ठीक है, चूंकि इंडक्टिव सर्किट है, सर्किट में एल लगा हुआ है, तो ये क्या होगा पश्चगामी होगा, तो लैगिंग नेचर का होगा। और आपको पता है कि इसका मान 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो होती है कॉस की वो 0 से 1 होती है। ठीक है, तो इसका मान 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आरएल सर्किट के बारे में। लास्ट सर्किट जो होती है वो है आरसी सर्किट। ठीक है, आर है, ये है सी। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, जेड का मान निकालेंगे √R² प्लस XC²। और XC का मान क्या होता है 1/ω/C। ये मान यहाँ पुट करेंगे तो हमको इम्पीडेंस का मान मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे इम्पीडेंस का मान मिलेगा तो हम फेजर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वोल्टेज है तो ये करंट का फेजर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये एंगल होगा फाई। तो ये ना, तो ये क्या है आप देख सकते हो 0 से 90 के बीच है, क्योंकि 0 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, इसके बीच में फाई मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 0 से 90 के बीच है। ठीक है, और एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसका स्वभाव क्या होगा लीडिंग नेचर का होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सॉरी, यहाँ से कह सकते हैं कि ये लीडिंग नेचर का है। सॉरी, तो जुकाम है थोड़ा, तो अवॉइड करना। ठीक है, तो हाँ मैं कह रहा था कि चूंकि कैपेसिटर लगा है, तो जहाँ भी कैपेसिटर होता है उसका नेचर होता है लीडिंग। लीडिंग मतलब अग्रगामी। ठीक है, आगे की तरफ चलता है, तो अग्रगामी स्वभाव का होगा, है ना। तो ये हो गया लीडिंग नेचर, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। लीडिंग लिखा है तो मतलब सर्किट में कैपेसिटर है, और उसका मान भी 0 से 1 बीच ही होगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इसका मान 0 से 1 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। अब लास्ट सर्किट जो बनती है वो होती है आरएलसी। आरएलसी में क्या था कि आर भी था, एल भी था, ठीक है, और सी भी था, तीनों थे। ठीक है, आरएलसी सर्किट था, आर था, एल था, सी था, तो सबका मान रखेंगे इम्पीडेंस निकालने के लिए। तो हमने जेड का मान वहाँ निकाला था R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। क्यों, ये था इंडक्टर का रिएक्टेंस, और ये था कैपेसिटर का रिएक्टेंस, और आर का मान हमको पता ही है। ठीक है, तो इससे हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे। ठीक है, इम्पीडेंस निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ जो फेजर बनता था वो कुछ इस प्रकार से बनता था। ठीक है, करंट है, अगर मैं प्योर उसकी बात करूँ तो यह वी एल होगा, सॉरी
ये वी आर है, ये वी एल है, और ये वी सी है। वी एल वी सी क्या है? इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी एल है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी सी है, और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो वी आर है। तो वी आर आई के डायरेक्शन में होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ, या तो फिर रिजल्टेंट क्या हो सकता है इस केस में, क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है, या तो वी एल बड़ा होगा वी सी से, या वी सी बड़ा होगा वी एल से। अगर वी एल बड़ा होगा वी सी से तो पॉसिबिलिटी है कि रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाएगा, और अगर वी सी बड़ा होगा वी एल से तो रिजल्टेंट इस प्रकार से जाएगा। ठीक है। अगर इस केस का है तो हम कहेंगे कि ये लीडिंग है, और अगर इस केस का है तो हम कहेंगे तो लैगिंग है। तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह के केसेस में ज़ीरो से आप एग्जैक्टली लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, ये वैरी करता है 0 से 90 के बीच। 0 से 90 के बीच बोथ डायरेक्शन में, या तो लीडिंग या तो लैगिंग। तो cos फाई भी हम कह सकते हैं कि 0 से 1 के बीच वैरी करेगा, बट एग्जैक्टली उसका नेचर क्या होगा, लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, ये हम सर्किट को देख के ही बता पाएंगे, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रहना चाहिए, समझना चाहिए, और जितना इसमें अभ्यास कर सकते हो उसको बनाने का, सर्किट को बनाने का, इसके एक्सप्रेशन को लिखने का, वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, और फेज़र बनाने का, ठीक है, पावर की वैल्यू निकालने का, वी आई कॉस फाई, इसका जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच।